Hello students, I am DK Mishra, Master in English. Just right now I am here to give the introduction of fundamental grammar, means English language portion. Then after I will try to make you understand the significance of grammar, two birds with a single stone. स्टूडेंट्स, मैं रूरल और अर्बन एरियाज़ के स्टूडेंट्स को अप्रॉक्सीमेटली 20 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। इस ड्यूरेशन में बहुत से स्टूडेंट्स जो थे, कुछ तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करके निकल गए, बड़े बड़े ऑफिसर्स बन गए, कुछ मेरे जैसे टीचर्स भी बन गए, कुछ थोड़ा बहुत कुछ और किए और कुछ ना भी कर सके। जो जिसका जैसा कंसंट्रेशन, उसके अकॉर्डिंग उसकी अचीवमेंट और उसी बेस पर उसकी सक्सेस। राइट नाउ आई वांट टू डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश का नाम सुनकर के लोग बहुत घबराते हैं। इंग्लिश ना भाई, ना ना ना, इंग्लिश का नाम सुनकर के घबराते हैं। और जस्ट क्लियरिटी अगर आप सुनना चाहते हो तो आई एम श्योर दैट इंग्लिश इज वेरी इजी लैंग्वेज देन दैट ऑफ संस्कृत एज वेल एज हिंदी लैंग्वेज। जो हमारी संस्कृत या हिंदी लैंग्वेज से और भी जुड़ी हुई लैंग्वेजेस हैं जो अदर स्टेट्स में चलती हैं, रियलिटी आप माने तो इंग्लिश लैंग्वेज सबसे आसान भाषा है। स्टूडेंट्स, बॉस स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून, हाय, ओके, blessings to all of you, lots of blessings for you, and you should get success on the basis of your hard work. I pray to God for you that you should get a complete success on the basis of your own work. अपने कर्म के आधार पे आप सफलता पाओ, ये मेरी शुभकामनाएं है एज ए टीचर, और मैं गॉड से भी यही प्रार्थना करता हूँ। और जो बंदा वर्क करता है, जो टास्क को अचीव करता है, जो टारगेट पर लाता है, निश्चित ही सफलता पीछे पीछे उसके जाती है। मैंने हज़ारों ऐसे अपने स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो मेरे समकक्ष में भी पढ़ाते हैं, उनसे भी मैं जानता हूं, वो भी बताते हैं। और मैं रात दिन 24 आवर्स में देखता हूं, केवल सोता हूं, उसके बाद जगते से शुरू करता हूं और बिफोर स्लीपिंग तक मैं पठन पाठन से, इंग्लिश से जुड़ा हुआ हूं। सो जस्ट get my experience that English is very easy language, but you must try to recognize the real classification of English. घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके एक नब्ज को, एक डॉक्टर होता है जो फिजिशियन होता है, एक वर्ड होता है फिजिक्स, और उसका एक वर्ड है एस को रिमूव कर दो तो फिजिक आता है। फिजिक, PHYSIC, फिजिक नाउन है, फिजिक्स एक भी नाउन है। दोनों में डिफरेंस आ गया, SIS लगाने से डिफरेंस आ गया। फिजिक्स माने तो भौतिक विज्ञान होता है और फिजिक माने दवा होती, मेडिसिन। मेडिसिन, फिजिक मीन्स मेडिसिन। मॉडर्न इंग्लिश में आपको पढ़ाऊंगा और उसमें सारा क्लासिफिकेशन बताऊंगा। उसी फिजिक्स से फिजिशियन बनाया, चिकित्सक बनाया है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो एक फिजिकल जो कंडीशन, जो हमारा वर्ल्ड है, उस फिजिकल वर्ल्ड में जो इंग्लिश की इंपॉर्टेंस है, दैट इज वेरी एसेंशियल। बोर्ड कहता है इंग्लिश मस्ट बी टॉट टू द स्टूडेंट्स इन इंग्लिश टू इंग्लिश, एंड दिस इज रियल। बट हम लोगों के अकॉर्डिंग बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो रूरल एरियाज से बिलोंग करते हैं। लिटरेचर पढ़ाते समय तो एक पॉसिबिलिटी बनती है, एक अप्रॉक्सीमेटली 80% वर्ड्स विल बी स्पोकन बाय द टीचर इन इंग्लिश टू इंग्लिश एंड 20% वर्ड्स विल बी यूज्ड बाय द टीचर इन हिंदी। But in grammar portion, approximately 50% English words and 50% Hindi words will be adopted by the teachers, so that he may
make his students understand completely and his students may be well satisfied. ग्रामर जो है बहुत से इंटरमीडिएट से ही ज़बरदस्त ग्रामर की शुरुआत होती है लैंग्वेज की, और उसी बेस पर बड़े बड़े एग्ज़ाम्स हैं। एयरफोर्स का एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप जैसे है, एनडीए का एग्ज़ाम है जिसमें 50 क्वेश्चंस इंग्लिश आती है और 50 क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चंस केवल वर्ड पावर उठा कर देता है और 30 क्वेश्चंस में पूरी ग्रामर होती है। और भी एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, हर एग्ज़ाम्स में लगभग इंग्लिश आती है। आप अगर वनडे एग्ज़ाम को टारगेट बनाना चाहेंगे इंटरमीडिएट के बाद तो निश्चित रूप से इंग्लिश आपको बहुत करीब से रखना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे ने टीचर ने इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड पर अगर इंग्लिश को बेहतरीन तरीके से मेंटेन कर रखा है तो नो डाउट उसके लिए फिर इन फ्यूचर इन कमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ही विल हैव नो नीड ऑफ प्रिपरेशन। किसी तरह की और तैयारी की ज़रूरत नहीं होगी उसको। स्टूडेंट्स, आई प्रॉमिस टू यू दैट आई विल टीच यू द क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर, 2 birds with a single stone। एक इडियम्स और फ्रेज है ये जो मैं बोल रहा हूं, ये इसका अर्थ होता है एक तीर से 2 निशाना, जिसको गांव में आपने सुना होगा एक पंथ 2 काज, एक पंथ 2 काज आपने सुना होगा। यानी कहने का मेरे मतलब है कि मैं आपको इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड पर ऐसी इंग्लिश स्टैंडर्ड तक 0 से लेकर के ऐसी शिखर तक हम लोग पहुंचने का प्रयास करेंगे। आप डाइजेस्ट करते रहेंगे जहां पर फिर किसी तरह की नीड ना रहे, बस टेम्परेरी प्रिपरेशन, एग्जाम से थोड़े दिन पहले थोड़ा सा प्रिपरेशन की तैयारी, जरूरत हो, टाइम हो थोड़ा सा हमारे पास, देन आफ्टर, और एक्स्ट्रा किसी वर्ड्स, किसी भी लैंग्वेज रूल्स की आवश्यकता ना हो। इसके लिए just you must try to be present in my class every time, in all the videos, in all the virtual class. Then I will promise you that I will make you a successful student in English completely. Then this is the best platform on the online coaching, the online classes is ready to make you a complete and successful scholar through his teachers, through its teachers. Okay, just right now I have given the significance of English. बिल्कुल बेटा आकाश कुमार बोल रहे हैं और ये श्योर होना चाहते हैं कि सर ग्रामर शुरू से स्टार्ट हो रहा है, शुरू से शुरू हो रहा है। आई प्रोमिस, ग्रामर शुरू से शुरू हो रहा है। अब कोई भी बच्चा कभी ग्रामर ना पढ़ा हो, उसको अल्फ़ाबेट ही अगर आता है, अल्फ़ाबेट मीन्स इंग्लिश की वर्णमाला, वहीं से आज मैं शुरुआत करता हूँ। स्टार्टिंग से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, अरे इट इज़ वेल नोन टू मी, I have a complete command of this topic, but ज़रूरत पड़ने पर गड़बड़ हो जाता है। एक बहुत छोटा सा एक रूल था इंग्लिश का स्टार्टिंग का, और इस साल जो पिछले विगत वर्ष जो हमारा एक सुपर टेट का जो डायरेक्ट टीचर भर्ती थी अभी वो चल रही 69,000 की, उसका इंग्लिश का पहला क्वेश्चन था। मैंने स्टार्ट किया इसको एक क्लास में पढ़ाना, बड़ी क्लास जिसमें 300 स्टूडेंट्स बैठे थे, जिसमें बड़े बड़े मेच्योर्ड स्टूडेंट्स थे जो 20 ईयर प्लस थे, 40 ईयर्स के थे। उन्होंने थोड़ा सा, कुछ लोगों ने सोचा ये तो सर बहुत शुरू करना है, लेकिन बाद में कुछ उसी में से स्टूडेंट्स जो बहुत मेच्योर्ड थे उन्होंने उस बात को समझा, अरे ये तो हम जानते ही नहीं थे। वही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आ गया। तो आज मैं आपको एकदम 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। बस एक चीज ध्यान रहे, रेगुलरिटी, अगर एक बैकबोन में कहीं भी एक चेन में अगर आप मिस हो गए तो फिर नेक्स्ट चेन को कैच करना दैट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर यू। आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी तो हो ही जाएगी, इसलिए हर एक वीडियो में आपको एकदम रेडी रहना है। और आज मैं इंग्लिश की शुरुआत बहुत धड़ाके से कर रहा हूं,
बहुत ही जो मिनिमाइज्ड कंडीशन का स्टूडेंट्स है, ही हैज़ नो कमांड ऑन एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक पर कोई कमांड नहीं है। और जो स्टूडेंट ही इज फुली कमांडेड फॉर हिज टॉपिक, मैं दोनों को कॉमन लेकर के चल रहा हूं। जो बच्चा बहुत अपने आप को स्ट्रांग लगाता होगा वो भी देख करके देखेगा कि ये क्या है स्टार्टिंग में, और अगर कोई नहीं जानता तो ही विल लर्न कंप्लीटली, अच्छे से वो सीखेगा। ओके, वो अच्छे से सीखेगा। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। यू आर वेल सिविलाइज्ड एंड यू आर वेल कल्चर्ड। No doubt I am extremely happy to have these words which is spoken, which is given by you, all the statements I am reading। मैं सारी statements को बोर्ड पे पढ़ रहा हूँ, कैमरे पे मैं TFT में देख रहा हूँ। मैं I am extremely happy that I have got the completely commanded, civilized, cultured and traditional students, that they have a complete sense for giving reverence to their teachers। No doubt this is the first step of your success। ये सफलता का पहला सक्सेस है, पहला स्टेप है इस हमारी सफलता का, और ये स्टेप से हम शुरुआत करते हैं, इससे शुरुआत करते हैं। देन मैं अपने सब्जेक्ट का पहले नाम दे रहा हूं, एंड इट इज नोन एज इंग्लिश। इंग्लिश, मैंने इंग्लिश लिखा। अब जरा सा यहीं से शुरुआत करता हूं। देखिए, हमें ऑर्थोडॉक्स इंग्लिश नहीं पढ़नी है जो 10 वर्षों से, 20 वर्षों से, 1 डिकेड, 2 डिकेड्स, 3 डिकेड से चली आ रही है। दैट इज रिटन इन योर ग्रामर बुक। अरे ये तो ढेर सारा रूल्स, रेगुलेशन, फैक्ट्स एंड फिगर हर एक बुक में लिखा है बेटा, हर बुक में लिखा है। फिर एक टीचर में और बुक में डिफरेंस क्या होगा? मैं आज आपको कंप्लीटली सिस्टम मेरा क्या है, जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक से रिलेटेड पहले बोर्ड के क्वेश्चंस में, सारे क्वेश्चंस 10 इयर्स 20 इयर्स तक के क्वेश्चंस मेरे बोर्ड के मेरी खोपड़ी में है। 1 सेकंड में मैं सारे क्वेश्चंस, पहले टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर क्वेश्चंस की ऑनलाइन क्वेश्चंस का कॉम्प्रिहेंशन होगा, उसकी एक्सरसाइज करवाऊंगा, और आप स्टेटमेंट्स के माध्यम से ही मैं ऐसा सिस्टम दूंगा कि आपको एक वर्ड में आंसर देना होगा, और वहीं से टारगेट हमारा और आपका कम्युनिकेशन जबरदस्त होना चाहिए, एक पॉइंट पर होना चाहिए। एंड ऑल द स्टूडेंट्स विल गेट देयर एफर्ट्स कंप्लीटली ऑन द बोर्ड थ्रू द टीचर। हम हैं, हमारे द्वारा आपको एक कंप्लीट कंसंट्रेशन अपने बोर्ड पर देना होगा और आंसर भी शुरू होगा। पहला क्वेश्चन शुरुआत यहीं से करता हूं। मैंने लिखा है इंग्लिश। जब कुछ मैं छोटा था तो मैं देखता था बिगिनिंग इन द प्राइम एज ऑफ माई लाइफ, तो मैं देखता था बगल में कोई लिख देता था दी इंग्लिश, एक लिखता था इंग्लिश, बगल में लिख देता था दी इंग्लिश। अब मैं परेशान होता था कि इंग्लिश सही है या दी इंग्लिश सही है। ये पहली क्लास है बेटा। यस, अंकित कुमार यादव जी, बेटा ये मेरी पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास है, और नो डाउट यू हैव बीन स्टैंडिंग ऑन द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस क्लास, एंड डोंट मिस इन कमिंग फ्यूचर। कोई भी क्लास मिस नहीं करना है, स्टार्टिंग में यहां से कर दिया। फर्स्ट पेपर बेटा, ये ग्रामर की शुरुआत अभी मैं कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट भी बिल्कुल नो डाउट। ओके, इंग्लिश और दी इंग्लिश में क्या डिफरेंस है? कौन सा वर्ड सही है? इंग्लिश सही है या दी इंग्लिश सीखना सही है? डेली टाइम बेटा, रोहितांश, क्या नाम है, रोहितांश कुमार बोल रहे हैं। डेली टाइम आपके डायरेक्टर सर हमारे जो हैं वो डेली का टाइम टेबल फिक्स कर देंगे, और जो टाइम टेबल होगा उसके अकॉर्डिंग टाइम भी होगा, उसका एक क्लियर हम टॉपिक भी पहले से बता के रखेंगे कि इस टाइम पर अब ये टॉपिक बेटा पढ़ाया जाएगा। ओके, अब टाइम टेबल सारा कुछ हमारे डायरेक्टर सर क्लियर कर देंगे, और आप लोग केवल टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको शुरू करिए। ओके बेटा, नमस्ते, राज दुबे जी बोल रहे हैं। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड ब्लेसेस अलॉट फॉर यू। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अब मैं यहीं से शुरू करता हूं। इंग्लिश और दी इंग्लिश में अगर किसी से पूछता हूं बेटा कौन सा सही है, तो इंग्लिश और दी इंग्लिश में कौन सा सही है, तो उसमें क्वेश्चन आता है कि दोनों सही है, दोनों सही है। पहला बिल्कुल सही बात, वेरी गुड। रोहित बोल रहे हैं
शेरावत बोल रहे हैं नो डाउट इंग्लिश और दी इंग्लिश में डिफरेंस क्या है? कैसे? आकाश पाल बोल रहे हैं कैसे? तो इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी, इसका मतलब होता है अंग्रेजी। और इसके पहले अगर डिफिनिट आर्टिकल यूज कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा अंग्रेज। लिसन केयरफुली, किसी भी लैंग्वेज के पहले अगर आप डिफिनिट आर्टिकल का यूज कर देते हो तो वो लैंग्वेज अपने स्पीकिंग पर्सनालिटीज को दर्शाना शुरू कर देता है। इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी और द इंग्लिश मीन्स अंग्रेज। तमिल मीन्स तमिल की भाषा, लैंग्वेज ऑफ तमिल, और द तमिल मीन्स तमिल बोलने वाले लोग। जापानीज मीन्स जापान की भाषा, द जापानीज जापानी लोग। जर्मन मीन्स जर्मनी की भाषा, द लैंग्वेज ऑफ जर्मनी। एंड द जर्मन मीन्स जर्मन के लोग, यानी जर्मनी बोलने वाले लोग। अंतर दोनों में सुनिए, मैंने इंग्लिश और द इंग्लिश में डिफरेंस बताया और थोड़ा सा अंतर मैं बार बार बोल रहा हूं। द इंग्लिश कभी द तमिल, द जर्मन, द जापानीज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी एंड दी और दा में क्या अंतर है? कोई जानता है? अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात, और नहीं जानते हैं तो सुनिए। अगर किसी वावेल के पहले, अगर वावेल से पहले आप THE का यूज करते हैं तो इट शुड बी प्रोनाउंस्ड एज दी। एंड सपोज दैट इस TH के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट होता है तो इट शुड बी प्रोनाउंस्ड एज द। दोनों में यही डिफरेंस है। अगर इससे पहले कोई वॉवेल है, मैंने बोला इंग्लिश, इंग्लिश में द फर्स्ट लेटर इज ई एंड ई इज अ वॉवेल। ई हमारा एक वॉवेल है, तो अगर वॉवेल होता है तो इट शुड बी प्रोनाउंस्ड एज दी, इसे दी प्रोनाउंस करेंगे। और अगर कॉन्सोनेंट कोई होता है तो इट शुड बी प्रोनाउंस्ड एज द। हमने बोला जर्मन में बोला जी इज अ कॉन्सोनेंट, जो हमारा जी होता है वो कॉन्सोनेंट है बेटा। तो कॉन्सोनेंट अगर होगा तो उस कंडीशन में इसको दा प्रोनाउंस करेंगे, और अगर वावेल होगा तो इसको दी प्रोनाउंस करेंगे। सपोज मैं देखता रहता हूँ स्टूडेंट्स को, मैं 200, 300 तक के स्टूडेंट्स की क्लास लेता हूँ, तो मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स आर वेल हेजिटेटेड टू मेक द प्रोनाउंसिएशन ऑफ THE। वो ये सोचते हैं कि हम क्या कहें, दा बोले या दी बोले, दा बोले या दी बोले। तो यहीं पर क्लियर हो गया कि अगर दा आप तब बोलेंगे जब आगे कॉन्सोनेंट होगा, और दी आप तब बोलेंगे जब वावेल होगा। जब वावेल होगा बेटा, कुछ लोग बोल रहे हैं इसमें प्रधान अग्रवाल जी हैं, प्रथम अग्रवाल हैं, आप बोल रहे हैं फ्रेंच सर पढ़ाएंगे। देखिए इंग्लिश में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फ्रेंच, एक जर्मन इंग्लिश होती है, एक अमेरिकन इंग्लिश होती है, एक इंडियन इंग्लिश होती है। तीन के अलावा चौथी इंग्लिश कोई नहीं होती है। बस अपने अपने कंट्री के अकॉर्डिंग, अपने अपने कंट्री कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। इंग्लिश तीन ही तरीके से बोली जाती है। एक अमेरिकन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश में बॉडी लैंग्वेज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। अमेरिकन लैंग्वेज में क्या होता है कि उसमें आपको माउथ फिशिंग, यानी पूरा कंप्लीटली ऐसी आपको बॉडी लैंग्वेज से शो करना है। इंडियन लैंग्वेज, लेकिन हमारा जो ग्रामर पोर्शन है इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड का, वो हम तीनों का मिक्स होता है। फिर कंपटीशन जो हमारी इंग्लिश होती है वो प्योर इंडियन इंग्लिश आती है, प्योर इंडियन इंग्लिश, इसलिए मजबूरी इंडियन इंग्लिश बताना। ओके, दैट्स ऑल। ओके, तो द और दी का अंतर हो गया। अब मैं आपका अपना जो टॉपिक है मैं उसको बताना चाहूँगा इस कंडीशन में कि इसका टॉपिक का जो सिस्टम है वो क्या है। देखिए स्टार्टिंग पोजीशन मेरा जो है वो आपके लिए ये है कि सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन आपको बताते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फ़ाबेट, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फ़ाबेट, इसका मतलब वर्णमाला, वर्णमाला का वर्गीकरण, वर्णमाला का वर्गीकरण, ये आपको हम बताते हैं। वर्णमाला का वर्गीकरण अब कैसे होता है ये, इसको सुने।
वर्णमाला का जो वर्गीकरण है हमारा, जो मैं देख रहा हूं बहुत ध्यान से, कंप्लीटली जस्ट गिव योर कंसंट्रेशन। अल्फाबेट, अल्फाबेट को हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। इट इज कंसिस्टेड ऑफ 26 लेटर्स। ये हमारे 26 लेटर्स हैं। 26 लेटर्स का ये हमारा कंप्लीट क्लास है। बेटा जो इसमें एक बच्चा बोल रहा है कि क्या सर 11th क्लास है, इसमें 11th है और 12th है। ग्रामर किसी की बेटा अलग नहीं होती है, जो लैंग्वेज पोर्शन हमारा होता है वो सबके लिए कॉमन होता है, बस स्टैंडर्ड का फर्क होता है। वही कपड़ा वही जीन्स होती है, 1000 की मिलती है, 5000 की भी मिलती है, 10,000 और प्लस की भी मिलती है। मैं कहना चाहता हूं कि मैं आपको बताया 2 birds विद अ सिंगल स्टोन, एक तीर से 2 शिकार, यानी ये स्टैंडर्ड स्टार्टिंग से जब सब कुछ मैं पढ़ाता चला जाऊंगा तो 11th, 12th, 9th, 10th एज वेल एज कॉम्पिटिटिव क्लासेस फॉर एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप एज वेल एज एनडीए एंड एसएससी, सब के लिए ये कॉमन है, सब के लिए कॉमन है। बट टारगेट 11th, 12th का ही पहले स्टार्ट करता हूँ। स्टार्टिंग तो सबके लिए वही होती है। कोई एसएससी की तैयारी करना चाहता है तो उसको तो भी स्टार्टिंग से चाहिए। कोई 11th, 12th में कुछ बच्चे कुछ पढ़ चुके होते हैं, कुछ नहीं पढ़े होते हैं, इसीलिए मैंने बोला ना 0 से शिखर तक हम पढ़ाएंगे, 0 से शिखर तक का मैटर होगा। ओके, अल्फाबेट को बेटा 2 पार्ट में बांटा गया, स्टार्टिंग यहीं से हो रही है। 2 पार्ट में इसको रखा गया, जिसमें हमारा जो पहला पार्ट है वो वावेल का है और जो दूसरा पार्ट हमारा है वो कॉन्सोनेंट का है। दूसरा पार्ट हमारा कॉन्सोनेंट का है, पहला पार्ट हमारा वावेल का है। बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचते होंगे कि वावेल हमारे कितने हैं, 5 वावेल्स हैं। और कौन कौन से 5 वावेल्स हैं? ए, ई, आई, ओ और यू, ये हमारे वावेल्स हैं। किसी भी बच्चे से पूछिए कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं तो बताएगा कॉन्सोनेंट्स 21 होते हैं, 21 होते हैं। 21 कॉन्सोनेंट्स की एक प्रॉब्लम है, ये तो 9, 10th, 11th, 12th के लिए बेटा 21 होते हैं, 9, 10th के लिए, 8th के लिए, 6th क्लास के लिए, लेकिन 11 से लेकर के अपर क्लासेस तक के लिए कॉन्सोनेंट्स की संख्या 11 ही होती है, 21 कॉन्सोनेंट्स नहीं होते। आप बोल रहे हैं, कालेंद्र कुमार बोल रहे हैं बेटा 21 कॉन्सोनेंट्स नहीं होते। अब डिफरेंस क्या है कि फिर 21 नहीं होते तो कितने होते? 11 होते हैं। 11 अगर होते हैं तो कैसे? वेरी गुड क्वेश्चन आ गया, कैसे? कैसे क्वेश्चन आ गया। अब सुनिए, कैसे में एक बच्चा 19 बोल रहा है, अब मैं दिखा रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना है। एक हमारा होता है, उसको बोलते हैं कार्डिनल वॉवेल, कार्डिनल वॉवेल, और एक हमारा होता है सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल 2 होते हैं, डब्लू और वाई। डब्लू और वाई ये हमारे सेमी वॉवेल्स होते हैं, ये 2 होते हैं, डब्लू और वाई, ये सेमी वॉवेल्स होते हैं। अब कितने हो गए? 5 ये हो गए, 2 ये हो गए, 7 हो गए कॉन्सोनेंट्स। और ये कार्डिनल वॉवेल, कार्डिनल वॉवेल अभी तक हमें नहीं प्राप्त हुए। अब कैसे मिलेंगे? 7 के अलावा यानी 19 बचे हैं, तो 19 में ये कार्डिनल वॉवेल की जो संख्या होती है वो 8 होती है। कार्डिनल वॉवेल्स हमारे 8 होते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट कोई सही से इनको जानता ही नहीं है। बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चे जान जाएंगे, ये आ गया, कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं भी कर सकते। अब मैं क्लियर बताना चाहता हूं, गिव योर कंसंट्रेशन कंप्लीटली, बहुत ध्यान से सुनिए। पहले डिफाइन करूंगा, कुछ बच्चे तो इसको डिफाइन करने में ही पता लगा लेंगे कि बस कौन से कार्डिनल वॉवेल, और कुछ नहीं जानेंगे। जस्ट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कंप्लीटली, ओके, डोंट वरी। मैं इसको समझा रहा हूं। Those letters of alphabet which are pronounced with a vowel sound are known as cardinal vowel. अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे अक्षर जिनका उच्चारण स्वर ध्वनि से होता है उन्हें हम कार्डिनल वॉवेल कहते हैं। इन्हें हिंदी में क्षणिक स्वर कहा जाता है।
क्षण भर के लिए स्वर आते हैं। जैसे आसमान हमेशा बड़ा सा दिखता है, लेकिन बादलों की संख्या जब आती है तो कुछ बादलों को हम लोग काउंट कर लेते हैं कि वो बादल क्लाउडिंग कंडीशन में, तो ये क्षण भर के लिए आते हैं और अपना बड़ा असर दिखाते हैं, ग्रेट सिग्निफिकेंस, और वहीं हम लोग परेशान होते हैं। इनको बहुत अच्छी तरह के जान लो, मैं समझा रहा हूं। ऐसी कंडीशन में जो कार्डिनल वॉवेल हमारे हैं, कार्डिनल वॉवेल्स, बेटा मैंने बोला ना 1-2 दिन 3 दिन स्टार्टिंग से ग्रामर चलाऊंगा, एकदम बेसिक। कुछ बच्चों को अगर पता होगा तो फिर बताएं यहां की कार्डिनल वॉवेल क्या है। ओके, जैसे किसी को बोलना हुआ एच, तो इसको हिंदी में कैसे बोलेगा वो? इसको कुछ लोग कहते हैं अल्फाबेट, अगर सुनाओ ना तो बोलते हैं सर अल्फाबेट सुनाओ। आप बोले कि अल्फाबेट में ABCDEFGHIJKLMN ऐसे सुनाने लगते हैं, गलत है ये। अगर हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो इसको कुछ लोग ऐसे एच लिखेंगे और कुछ लोग इसको ऐसे लिखेंगे। अगर आपने ऐसे लिखा तो दैट इज रॉन्ग। एच नहीं बोलना है, एच बोलना है, एच। और चेक करें एच का जो फर्स्ट लेटर हमारा है दैट इज वॉवेल इन हिंदी। वो हिंदी में वॉवेल है। कोई अंग्रेज अगर हमारी क्लास में बैठा होगा और वो हिंदी नहीं जानता है तो उसको फिर हम एच लिखेंगे, ACH ऐसे करके उसको बताऊंगा ना, तब वो समझेगा अरे ये ए हमारा वॉवेल है, वो भी वॉवेल आएगा। यानी अब सुनिए, मैं सबको अलग अलग कर देता हूं और समझिए किस कंडीशन में आता है ये। ए, ओके, गिव मी सपोर्ट बाय स्पीकिंग एंड बाय लिसनिंग। ए प्योर वॉवेल ऑलरेडी रिटन। बी हमारा बा से शुरू होता है, प्योर कॉन्सोनेंट। सी हमारा सा से शुरू होता है, प्योर कॉन्सोनेंट। डी हमारा डा से शुरू होता है, प्योर कॉन्सोनेंट। डी के बाद ई आता है, ई ऑलरेडी वॉवेल, एंड डी ई के बाद एफ इज द फर्स्ट कार्डिनल वॉवेल। ये हमारा कार्डिनल वॉवेल में ये एफ है। एफ के बाद क्या आएगा? जी आएगा। जी के बाद क्या आएगा? जी के बाद एच देखिए, एच ए से शुरू होता है। यस, वेरी गुड आकाश पाल, शाबाश, बहुत अच्छे से बच्चे सब लिख रहे हैं। एच आप लिखते रहिए। एच के बाद आई ऑलरेडी प्योर वॉवेल। आई के बाद जी, जा से शुरू होता है, मैंने यहां लिखा। जी के बाद एच, आई के बाद जे जा से शुरू होता है, जे मैंने यहां लिखा जे के बाद का से शुरू होता है, के के बाद एल, वेरी गुड एल के बाद क्या लिखेंगे? एम के बाद एम ए से शुरू हो रहा है, एम के बाद एन भी यहीं पर, एन के बाद ओ ऑलरेडी वॉवेल, ओ यहां पे लिखा है ऑलरेडी वॉवेल। ओ के बाद पी यहां पे आएगा, पा से शुरू होता है। पी के बाद क्यू, का से शुरू होता है। क्यू के बाद क्या लिखेंगे? आर, वेरी गुड, बच्चे ने लिखा है आर, यहां पे लिखेंगे। आर के बाद क्या लिखेंगे? एस, वेरी गुड। एस के बाद क्या लिखेंगे? टा से शुरू होता है यहां पे। फिर यू ऑलरेडी वॉवेल। यू के बाद मैंने वी लिखा, वा से शुरू होता है। वी के बाद यहां पे डब्लू सेमी वॉवेल ऑलरेडी है। डब्लू के बाद एक्स, वी नहीं है बेटा, वी नहीं है, एक्स है। वी तो वाह से शुरू होता है, वाह। आप शुरू वाला अक्षर चेक करेंगे, वाह। वी आएगा ना, वो कॉन्सोनेंट में जाएगा। आप वी बड़ी जो लास्ट में आती है, आप डोंट कंसीडर अबाउट दिस कंडीशन, ओके। तो ये हमारे एक्स के बाद वाई लास्ट में आया और वाई के बाद लास्ट में इधर जेड आ गया। आप जरा चेक करें बेटा, 5 हमारे ये सेमी प्योर वॉवेल्स हैं, 2 हमारे ये कौन से हैं? ये सेमी वॉवेल्स हैं।
इन्हें सेमी वॉवेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डबल वॉवेल और डबल कॉन्सोनेंट्स की वावेल स्कीम यानी साउंड स्कीम से मिलकर के बने हैं। वा ई, यानी एक बार वावेल की साउंड जा रही है, एक बार कॉन्सोनेंट की साउंड राइम में जा रही है। इसे ध्वनि योजना कहते हैं, ध्वनि योजना, राइमिंग स्कीम। ध्वनि योजना के तहत हमारे ये दो लेटर्स ऐसे हैं जो डबल कॉन्सोनेंट्स और डबल वावेल से मिलकर के बनते हैं, इसीलिए इन्हें सेमी वावेल का दर्जा दिया गया है। सेमी वावेल का दर्जा। डब्लू, ला में बड़ाऊ की मात्रा खींच रहा है। और ये हमारे 8 हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं, ये सेमी वॉवेल्स हैं। और 11 चेक कर लीजिए इधर, ये जो रिटन 11 लेटर्स हैं, ऑल दीज लेटर्स आर प्योर कॉन्सोनेंट्स। ये प्योर कॉन्सोनेंट्स लेटर्स, ये हमारे वॉवेल्स हैं, ये हमारे सेमी वॉवेल्स हैं, ये प्योर वॉवेल्स हैं। अब कुछ बच्चे जो कहते हैं कि सर 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं तो क्या वो गलत हैं? नो, ऑल दोज आर आल्सो करेक्ट। क्या हम कह रहे हैं कि नहीं 11 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ये बीच में होते हैं, क्या हम गलत हैं? नहीं, हम भी सही हैं। डिफरेंस क्या है? एक बंदा कहता है ये सिविल लाइंस है, वो कह के चला जाता है ये प्रयागराज का सिविल लाइंस है। एक बंदा कहता है ये प्रयागराज का सिविल लाइंस है, इसमें ये इंदिरा भवन की बिल्डिंग है, ये पीवीआर है, ये हमारा ये हॉट स्पॉट है, ये है, ये एलचिको, सारा कुछ वो बता डालता है। दोनों सही हैं, बस एक ने आउटवर्ड कंडीशन में एक्सप्लेन कर दिया और दूसरे ने उसको डीपली एक्सप्लेन कर दिया। बस दोनों में यही फर्क है, दोनों ही सही हैं। अब बेटा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? क्या इंपॉर्टेंस है? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम स्पीकिंग। यहां पर एक आपने पढ़ा होगा आर्टिकल में एक होता अ और दूसरा होता एंड। एक आर्टिकल आ होता है, दूसरा हमारा एन होता है, आपने ये पढ़ा होगा। आ जो होता है ये किसी कॉन्सोनेंट के पहले यूज होता है, एन जो होता है ये वावेल के पहले यूज होता है। अब जरा देखिए किस कंडीशन को मैं फॉलो कर रहा हूं। ये कार्डिनल वॉवेल्स तब माने जाएंगे जब ये शॉर्ट फॉर्म में आएंगे। अगर ये फुल फॉर्म में कहीं आते हैं तो इन्हें कार्डिनल वॉवेल नहीं कॉन्सोनेंट ही माना जाएगा, इसीलिए इन्हें क्षणिक स्वर कहते हैं। यहीं से ग्रामर की शुरुआत हो गई। अभी तक तो बेटा अभी स्टार्टिंग में आपने चार्ट देखा, कुछ लोग स्क्रीनशॉट कर लें, इसको बनाइएगा जरूर। कुछ लोग कॉपी रेडी रखा करें, पेन कॉपी, उसको फटाफट रफली जितना जल्दी से हो सके उसको मेंटेन करके और मेरी बात को सुना करें, उसको लिखा करें। सर फर्स्ट पेपर भी बिल्कुल बेटा, सुमित तिवारी बोल रहे हैं फर्स्ट पेपर बेटा पढ़ाएंगे। इसके बाद हम जब क्लास 2 में लगातार ग्रामर की लूँगा और तीसरी क्लास लिटरेचर से शुरू हो जाएगी। फर्स्ट पेपर में सारा कुछ पढ़ा दूंगा। फर्स्ट पेपर का एक एक पोएम, 10वां पोएम और 7वां लेसन मेरी ज़बान पर है। एक एक चीज़ मैं बिना बुक के सब एक्सप्लेन कर दूंगा। और कोर्स में बेटा मैं ही खुद बोर्ड में था, मैंने खुद स्वयं वहाँ पर मैं उपलब्ध था और मैंने फर्स्ट पेपर में क्या क्या कटिंग की गई है, 30% कोर्स क्या कम किया गया है, मैंने खुद उसको किया है वहाँ के हेड कमांडिंग के अकॉर्डिंग। वहाँ जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग मैंने खुद ही फर्स्ट पेपर 12th की मैं बात कर रहा हूँ, 11th की भी बात करूँगा, उसको भी मैंने किया, 11 12 दोनों वहाँ पर मैंने किया है। फर्स्ट पेपर में मैं सोच रहा हूँ इसको मैं अगली क्लास में ही एक्सप्लेन करूँगा तो बेटर होगा। 11th और 12th में क्या क्या बनाया गया है। 11th क्लास में तो पूरा का पूरा NCERT आ गया है, प्रोज पोएट्री की जगह हॉर्नबिल्स है, स्नैपशॉट्स हैं, ये सब रखा गया है। ग्रामर में भी परिवर्तन आ गया है। सिलेबस यस बेटा, संजीत कुमार लिख रहे हैं, संजीत यादव, सिलेबस बेटा कम हुआ है,
सिलेबस कम हुआ है 30%। मैं एक एक लेसन आपको बता दूंगा कि मैंने खुद कम किया है और वहीं पर कागजात सब मैंने जमा किया है और वही पूरे प्रदेश के सारे विद्यालय में भेजे जाएंगे। कुछ विद्यालय में पहुंच चुका है, नेट से भी आप देख सकते हैं, वरना मैं सब आपको बताऊंगा। उसमें जैसे द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर है, उसको हटा दिया गया, द होम कमिंग उसके स्थान पे रखा गया है, उसको रख लिया गया है। लास्ट में वीमेंस एजुकेशन है, द हेरिटेज ऑफ इंडिया है, उसको भी हटाया गया है। जो डायरेक्शन वहाँ ऊपर से दिया गया था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने 5-6 टीचर्स की कमेटी थी, उसको हम लोग डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सुधारे हैं। और भी शॉर्ट स्टोरी जैसे उसमें 4 लेसन्स हैं, मैं 12th की बात कर रहा हूँ। लास्ट का लेसन था स्पेशल एक्सपीरियंस, उसको भी रिमूव कर दिया गया है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो हमारा ड्रामा है, विलियम शेक्सपियर का बहुत माना जाना ड्रामा था, लेकिन मजबूरी में टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम को देखते हुए उसको भी रिमूव कर दिया गया है। अब ये भी कहा गया है कि हम 70% लेकर के अभी चलेंगे, 70% पढ़ाएंगे, और इन केस अगर टाइम बढ़ता है और हमें टाइम सफिशिएंट दिया जाता है तो जो अभी 30% रिड्यूस किया जा रहा है, 30%, 70% तो पढ़ाएंगे, 30% जो रिड्यूस किया जा रहा है उसको भी पढ़ाया जाएगा, तब एग्जाम होगा। फिलहाल अभी जो 70% है उसको टारगेट बनाएंगे और उसी को हम 2 क्लास लैंग्वेज की पढ़ाएंगे और तीसरी क्लास से डायरेक्ट हम सिलेबस पे आ जाएंगे और आपको सिलेबस पढ़ाएंगे, डायरेक्ट सिलेबस पढ़ाएंगे। फर्स्ट पेपर 11th का भी चलेगा, 12th का भी चलेगा, वो टाइम टेबल आपको बता दिया जाएगा। एक एक चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, इंपॉर्टेंट लाइंस को मेंटेन कर दूंगा, उसमें जो फ्रेजेस यूज हुए उनको एक्सप्लेन कर दूंगा, सारा क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर दूंगा कि अगर कोई अच्छा सुनने वाला बंदा होगा तो केवल वो सुन करके ही क्लियर कर लेगा और उसको किसी भी, अब बुक तो मान लीजिए एक्सप्लेनेशन के लिए बेटा लेना ही पड़ेगा, आप बुक रखिएगा, मैं यहाँ से एक्सप्लेन करता जाऊँगा, सब कुछ टैली हो जाएगा और कुछ चीज़ें मैं लिखा दूंगा या PDF बनाकर देखता हूँ, जैसा होता है सेंड भी किया जाएगा या जैसा होगा आपको बताया जाएगा, वरना मैं एक्सप्लेन तो करूँगा ही क्लास में सब कुछ। ओके, अब बेटा देखिए यहां से ये कंडीशन को देखिए, नॉलेज थर्स्टी वास एंड, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है सर आपको अरे बेटा लैंग्वेज का कोई बोर्ड ही नहीं होता। मैंने ICSE भी पढ़ाया, CBSE भी पढ़ाया, ISC भी मैंने पढ़ाया, UP बोर्ड भी पढ़ाया, सारा बोर्ड में पढ़ा चुका हूँ। बट प्रॉब्लम है यहाँ पर लाइव क्लास में सारे बच्चों का कॉम्बिनेशन हो रहा है। अब 11th में तो NCERT के कोर्स भी एक ही हो गया है, तो मैं तो सब मिक्स लैंग्वेज में पढ़ाऊँगा ताकि जो बच्चा बिल्कुल अननोन है, उसको कुछ नहीं पता, वो भी समझ जाए। And the student who is expert and who is well known to the particular subjects and lines, he will also be understood all the words what is being spoken by inside my class. सारे लोगों के लिए कॉमन रहेगा। डोंट वरी, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम किसी तरह की होगी तो नहीं, स्पोकन इंग्लिश बेटा अभी नहीं होगी। स्पोकन इंग्लिश एक बच्चा पूछ रहा है, स्पोकन इंग्लिश अभी नहीं होगी। हाँ, जो स्टार्टिंग में ये सब पढ़ाया जा रहा है ये स्पोकन का ही क्लास है। मैं स्पोकन इंग्लिश भी पढ़ाता था, अभी तो टीचर्स को मैंने अप्रॉक्सीमेटली 100 टीचर्स को स्पोकन मैंने पढ़ाया है। मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ उसमें टीचर्स को भी स्पोकन ही मैं पढ़ाता हूँ। जो भी 10 तक पढ़ाने वाले टीचर्स हैं अप टू 10th उनको भी मैंने पढ़ाया। बट स्पोकन की एक कंप्लीट क्लास नहीं होगी, क्योंकि इसमें मुझे फर्स्ट पेपर पढ़ाना है 11-12 का, ग्रामर पोर्शन पढ़ाना है और साथ में जो चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ ये सब स्पोकन इंग्लिश के ही एलिमेंट्स हैं। अगर आप स्पोकन के तो भी जुड़िए, यू विल आल्सो गेट अ कंप्लीट बेनिफिट फॉर स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। ओके, डोंट वरी। और सपोज यू हैव एनी प्रॉब्लम, गिव द स्टेटमेंट आई एम रीडिंग। आपके स्टेटमेंट्स को मैं पढ़ रहा हूं, आप अपना स्टेटमेंट्स भी दे दें। बेटा नाम क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेटा पूछ रहा है सर आपका नाम क्या है? बेटा DK सर मेरा नाम है, DK सर। आप फिलहाल प्रयागराज में, मैं लिविंग प्लेस, माई ड्वेलिंग प्लेस इज प्रयागराज, जस्ट बिसाइड द transport office, means RTO office, and just right now you will get complete speaking and complete authorization of my acknowledgements and consideration
थ्रू द एक्सपर्ट स्टूडेंट्स, बहुत से आप हर जगह इस डीके सर के ही नाम से जानते हैं, क्योंकि कई स्टेट्स के बच्चे पढ़ चुके हैं, पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट नहीं, कई स्टेट्स के बच्चे पढ़ चुके हैं, कई पंजाब के भी हैं, एमपी के हैं, बहुत कई भी बच्चे आते हैं। तो ओके, डोंट वरी, अगर मैं तभी एक्सपर्ट माना जाऊंगा जब आपको मैं अच्छे से समझाने में सफल हो जाऊंगा। ओके, मैं बहुत एक्सपर्ट हूं, बट कंप्लीटली आई हैव नो capacity to make you understand the real classification of English, what will be the benefit of my speaking and teaching. okay okay, चलिए इसको देखिए बेटा, शॉर्ट में इसको समझाता हूँ। फुल नेम क्या करोगे बेटा, शादी तो हो गई मेरी। फुल नेम क्या है? डीके सर, इंग्लिश बाय डीके सर, प्रयागराज से हूँ। बिल्कुल, अच्छा बेटा आप भी प्रयागराज से हैं, नो डाउट, बहुत अच्छी बात है। आप कहीं के, पूरे हिंदुस्तान मेरा है, पूरा हिंदुस्तान मेरा है, मैं हिंदुस्तान का हूं। ओके, यहां से बेटा देखिए, मैं इसकी इंपॉर्टेंस आपको दिखा रहा हूं, क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए क्या इंपॉर्टेंस है। ओके बेटा, लेसन भी एक्सप्लेन करूंगा, यस। जिस दिन मैं फर्स्ट पेपर पढ़ाऊंगा एक एक वर्ड एक्सप्लेन करूंगा। कोई बच्चा पूछ रहा है लेसन, एक एक वर्ड में एक्सप्लेन कर दूंगा, एक एक वर्ड, एक एक लाइन, उसका एक्सप्लेनेशन भी आता है ना एग्जाम में, एक्सप्लेनेशन भी एक्सप्लेन करूंगा कंप्लीटली, डोंट वरी। अगर किसी ने बोला ही इज डैश MA इन इंग्लिश, वो इंग्लिश से MA है, वो इंग्लिश से MA है। अब देखिए बेटा, MA आ गया, M क्या हुआ हमारा, M जो हमारा है ये फर्स्ट लेटर हो गया, ये फर्स्ट, और इसको स्टार्टिंग में M, ये मैंने बोला ना शॉर्ट फॉर्म में आएगा, तो ऐसी पोजीशन में आपको यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, एन, वावेल के पहले एन लगता है और कॉन्सोनेंट के पहले ए लगता है। और अगर मैंने बोल दिया ही इज डैश मास्टर इन दिस प्रोजेक्ट, वो इस प्रोजेक्ट में मास्टर है, ऐसी कंडीशन अगर आ गई तो दिस इज द फर्स्ट लेटर आल्सो, हियर एम इज द फर्स्ट लेटर, ये एम फर्स्ट लेटर है, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म में नहीं है, दिस इज रिटन इन द फुल फॉर्म। ये बेटा फुल फॉर्म में आ गया ना, तो यहां पर ये कॉन्सोनेंट माना जाएगा, और ऊपर वाले में ये हमारा क्या माना जाएगा, कार्डिनल वॉवेल। यहां शॉर्ट फॉर्म में आया तो कार्डिनल वॉवेल माना जाएगा, और यहां पर फुल फॉर्म में आया तो इसके पहले आपको ए लगाना पड़ेगा। बहुत से बच्चे लगा रहे हैं, वेरी गुड, ऐसे सपोर्ट करें, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। आप मेरा हौसला बढ़ाएंगे और फॉर्म में मैं आ जाऊंगा, और फॉर्म में आ जाऊंगा, जबरदस्त फॉर्म में आ जाऊंगा। याद रखिए, आप सपोर्ट करिए इसी तरह आंसर दे करके। अगर ये एम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में आया तो ये कार्डिनल वॉवेल है, एम यहाँ पे अगर किस फॉर्म में आया, फुल फॉर्म में आया, तो ये हमारा कॉन्सोनेंट है, इसके पहले एन लगेगा, इसके पहले ए लगेगा। वही एक बंदा होता है जब अपने घर में होता है तो उसका हौसला, उसका रूप अलग होता है, लेकिन कहीं ससुराल चला गया तो वहां जाकर वो गैया नहीं मिल्किंग कर सकता है, वो झाड़ू नहीं लगा सकता, अपने घर में लगा सकता है बंदा वही, बट उसके प्लेसेस बदल जाने से उसकी कंडीशन बदल जाती है। वही यह हाल कंडीशन दिखा रहा है। यहाँ शॉर्ट फॉर्म में आया तो ये हमारा क्या माना जाएगा, कार्डिनल वॉवेल, इसके पहले एन यूज करोगे, और अगर ये फुल फॉर्म में आया तो ये हमारा कॉन्सोनेंट माना जाएगा और इसके पहले ए का यूज करेंगे। ये इसकी कंडीशन होती है, ये हमारी इसकी कंडीशन है। जनरली आज मैंने आपको एक छोटा सा क्लासिफिकेशन समझाना चाहा कि बस कार्डिनल वॉवेल आप जान जाओ और ये कॉन्सोनेंट्स क्लियर हो कि 11 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, 5 हमारे वॉवेल्स होते हैं, 2 हमारे सेमी वॉवेल्स होते हैं। ये तो इंग्लिश की एकदम शुरुआत है थोड़ा सा। देन नेक्स्ट क्लास जो होगी तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा अपग्रेड करके आऊँगा। आज सोचता हूँ यहीं पर ये वीडियो समाप्त करूँ। मैंने बोला टाइम टेबल बन जाएगा और आप सभी बच्चों को टाइम टेबल बता दिया जाएगा कि इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। ओके, आई वॉन्ट टू मेक माई क्लास ओवर जस्ट ओवर 11 की क्लास आज से ही स्टार्ट हो रही सर। बिल्कुल, ये 11th और 12th मैंने बोला लैंग्वेज की दोनों की क्लास है।
11 12 जहां से दोनों अलग अलग होंगे वहीं से मैं बता दूंगा कि ये दोनों अलग हो रहे हैं लैंग्वेज पोर्शन में। और लिटरेचर जो फर्स्ट पेपर बेटा है, फर्स्ट पेपर तो शुरू से ही दोनों का अलग है। तो जिस दिन आऊंगा ना उस दिन मैं बताऊंगा कि आज 12th का है 11th का है, उसके पहले आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, हैव अ नाइस डे एंड ओवर। ओके, दैट्स ऑल।